हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें जो दादी जी थी ये बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त थी और इस फैमिली को इस कहानी में बजरंगबली ने ही बचाया। कृपया करके थोड़ा समय दें इस कहानी को, ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रामनगर के पास ही रहने वाली एक फैमिली के साथ। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ थे और उनके मम्मी पापा और हस्बैंड वाइफ के 2 बेटे थे। अब इनकी फाइनेंशियली स्थिति की बात कर ली जाए तो ये लोग फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत थे। ये जो हस्बैंड था इसका एक अच्छा बिजनेस था और वो अच्छे लेवल पे था, इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इसमें जो हस्बैंड था, पहली बार इसका बता दूं, इसका नाम था हर्ष। अब क्या होता है, ये लोग रामनगर में रहते थे, पासी गांव में। एक दिन इनके पास में एक इनके दूर के रिलेटिव इनसे मिलने आते हैं कि ये बताने आते हैं कि ये अब रामनगर में ही, जो इनके रिलेटिव हैं वो रामनगर में ही शिफ्ट हो गए। उन्होंने मकान खरीद लिया इनके घर के पास ही और वो यहीं शिफ्ट हो गए। इन्हें इन्फॉर्मेशन देने आते हैं तो ये लोग भी खुश होते हैं कि भाई अब हमारे रामनगर में रिलेटिव बढ़ गए। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब इनका और इनके रिलेटिव का एक दूसरे के घर आना जाना बढ़ जाता है तो इनके जो रिलेटिव थे उनका इनके प्रति जो जलन होती है वो पैदा हो जाती है। क्योंकि जो ये लोग थे ना, ये थोड़े फाइनेंशियली ज़्यादा मतलब पैसे वाले थे, मगर जो इनके रिलेटिव आए थे रहने के लिए वो उनकी कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं थी। लेकिन ये जो थे ये बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वाले थे, इन पे बिजनेस बढ़िया था इनका। इसी कारण इन दोनों में जलन पैदा हो जाती है, जो रिलेटिव थे उनकी इनके प्रति, हर्ष की फैमिली के प्रति। अब धीरे धीरे करके ये जलन इतनी बढ़ जाती है रिलेटिव की हर्ष की फैमिली के प्रति कि वो लोग ये सोचते हैं कि कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी तांत्रिक से मिलते हैं। और पहली बात, एक बात मैं आपको और बता दूं, वो लोग जो थे, जो रिलेटिव थे हर्ष की फैमिली के, ये लोग जादू टोने में भी थे। तो ये लोग क्या करते हैं, एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे कोई भभूत पड़वा करके ले आते हैं। और वो तांत्रिक इन्हें ही बताता है रिलेटिव को कि हर्ष को किसी खीर या किसी भी चीज़ में, खाने की चीज़ में मिला करके और हर्ष को खिला दें। उसके बाद सारा काम हो जाएगा, जो करना चाह रहे हो, जो चाहते हो। तो ये लोग क्या करते हैं, रिलेटिव बहला फुसला करके हर्ष को इसके घर में आकर के खीर या गाजर का हलवा, ये तो नहीं पता मुझे डिश क्या थी, किसी चीज़ के बहाने उसे वो भभूत खिला देते हैं। अब उस टाइम तो कुछ नहीं होता हर्ष को, ना इसकी फैमिली में कुछ पता चलता, किसी को कुछ नहीं पता चलता, ना दादी ना किसी को, दादा किसी को कुछ नहीं पता चलता। लेकिन 1-2 दिन बीत जाने के बाद एक दिन रात के टाइम में हर्ष की जो वाइफ थी उसकी किसी टॉयलेट या किसी चीज़ के कारण रात को आँख खुलती है। तो वो आँख खुलने के बाद देखती है कि हर्ष एक कोने में बैठा हुआ घर के और किसी से कुछ बोल रहा है, बड़बड़ा रहा कुछ। अब उसके समझ में नहीं आता कि रात को क्या कर रहे हैं हर्ष। वो इस चीज़ को देख करके एकदम से लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करती है, हर्ष चिल्लाता है कि अरे लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, ज़्यादा देर तक लाइट खोलोगी तो वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। इस तरीके से हर्ष कहने लगता है। तो वो कहती है कौन मार देगी, क्या हो गया। हर्ष को झंझोड़ती है और हर्ष के मुंह पे पानी मारती है हर्ष की वाइफ। तो एकदम से हर्ष नींद में जैसे हो ऐसा करता हुआ, बड़बड़ाता हुआ और बिस्तर पे आकर के सो जाता है। अब हर्ष की वाइफ को ये लगता है कि शायद ये नींद में होंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उस समय तो हर्ष की वाइफ किसी से कोई जिक्र नहीं करती और सो जाती है। अगले दिन वो घर में सबको बता देती है ऐसा। तो घर वालों को भी कुछ नहीं लगता, घर वाले भी यही सोचते हैं, हर्ष और उसकी फैमिली वाले, कि शायद नींद में ही कोई सपना देख लिया होगा इसलिए शायद ऐसा कर रहा है। खैर उस समय ये बात रफा दफा हो जाती है। लेकिन 1-2 दिन फिर बीत जाने के बाद क्या होता है, रात के टाइम में हर्ष फिर से ऐसा करता है। लेकिन इसकी वाइफ इस बार ध्यान नहीं देती, इसे वहीं बड़बड़ाने लगती है। सोचती है कि थोड़ी देर में हर्ष खुद ही आकर के बिस्तर पे लेट जाएंगे। लेकिन अगले दिन क्या होता है, हर्ष काम पे जाने को, अपने जहाँ ऑफिस में काम करते थे वहाँ जाने को मना कर देते। कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा और मुझे नहीं जाना, मुझे परेशान मत करो। ऐसा कह करके हर्ष दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वहाँ जा कर के लेट जाते हैं। अब इनकी वाइफ को कुछ समझ में नहीं आता है। सोचती है कि शायद इस समय मन नहीं होगा हर्ष के जाने का। हर्ष की फैमिली वाले, उसके जो मम्मी पापा थे, वो भी सोचते हैं कि शायद मन नहीं होगा जाने का काम पे, इसलिए हो रहा है। खैर ये लोग उस समय भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, अब हर्ष काम पे जाने को मना करने लगता था। उस बात के बाद में 1-2 दिन और जाता है लेकिन फिर मना कर देता है।
अब धीरे धीरे करके हर्ष के दिमाग में ये हो गया था कि मुझे काम पे नहीं जाना, और वो कुछ भी काम करने को मना कर देता, अकेले बैठे रहता। इसकी डाइट कम हो गई थी हर्ष की, और पतला सा हो गया था, और घर में फैमिली में बात करना बंद कर दिया था हर्ष ने, और छत पे जाकर के अकेले बैठ गया था। एक दिन क्या होता है, हर्ष तो इधर कर ही रहा था अजीब सी हरकतें। एक दिन इनके जो ऑफिस था, जहाँ पे इनके जो बिजनेस था, वहाँ से कोई खबर आती है कि किसी ने इन पे कोई केस कर दिया है इनके बिजनेस पे। ये लोग जाकर के पता करते हैं तो पता चलता है कि जहाँ इन्होंने अपना बना रखा है, जब काम कर रखा है, वो कुछ इलीगल है। किसी और कंपनी ने केस कर दिया है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, और इलीगल तरीके से इन्होंने ले रखी है हर्ष और इसकी फैमिली वाले ने। अब इन्हें समझ में नहीं आता, इस केस के चक्कर में इन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। अब इनके घर में इनकम जो एकमात्र थी वो बंद हो गई थी। कुछ दिन इनके ऐसे ही करते हैं, कोर्ट के चक्कर काटते हुए। कुछ नहीं होता, केस लंबा बन जाता है। हर्ष अपने किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा था। हर्ष की हरकतें धीरे धीरे कर कुछ डरावनी सी हो रही थी। इन लोगों के ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हर्ष को अचानक से हुआ क्या, और इसके बिजनेस को अचानक से हुआ क्या। कुछ दिन इस चीज़ को भी बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके इनके घर का सामान बिकने लगता है। जब घर में किसी इनकम का कोई ज़रिया नहीं था, हर्ष के पिताजी कोई काम नहीं करते थे, वो घर में रहने लगे थे, केवल हर्ष ही था एक पैसे का मात्र ज़रिया। हर्ष के पिताजी कोई काम नहीं करते थे, तो इनका घर केवल हर्ष की इनकम से चलता था। इनकी इनकम ख़त्म हो गई, हर्ष घर में बैठ गया, और इनकी जो फैमिली में जो शांति थी वो भी ख़त्म हो गई। अब थोड़ा समय और बीत जाने के बाद जो हर्ष के पिताजी थे, इन्हें लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हर्ष कुछ काम करते ही नहीं थे, ये अपने छत पे जाकर के बच्चों के साथ खेलने लगते थे, कभी कभी अपने कमरे में कोने में जाके किसी से बड़बड़ाने लगते थे। लोगों हर्ष की फैमिली वाले ने हर्ष को डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर भी ये कह के चला गया, मगर हर्ष की हालत में कोई सुधार नहीं आया। तो हर्ष के जो फादर थे उन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। तो पहले जो हर्ष पहले जहाँ जो जॉब जो बिजनेस था हर्ष का, इससे पहले जो हर्ष के जो पिताजी थे जहाँ मुंशीगिरी का काम करते थे, वहाँ दोबारा जा कर के वही मुंशीगिरी का काम करने लगते हैं। खैर इस चीज़ में ज़्यादा इनकम तो थी नहीं। हर्ष के जो पिताजी थे, इन्हें थोड़ी बहुत ही पैसे की प्राप्ति होती थी, लेकिन इनके घर का सामान बिकना रुक गया था। इनका घर कितने समय तक चलता, धीरे धीरे करके जो हर्ष के बच्चे थे, ये भी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उससे सरकारी स्कूल में आ जाते हैं। बहुत इनकी हालत ख़राब हो जाती है, इनकी पूरी फैमिली की। इसमें एक चीज़ और इन लोगों ने नोटिस करी थी कि वो जो इनके रिलेटिव थे, उन्होंने इनके घर पे आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। खैर इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। ये लोग, पहली बात बता दूं, किसी जादू टोने में मानते नहीं थे, लेकिन हर्ष की कुछ हरकतें ऐसी हो गई थी इस टाइम में आकर के कि इन लोगों का जादू टोने और भूत प्रेत के विषय में बिलीव बढ़ने लगा था। असल में ये क्या करने लगा था, हर्ष रात के टाइम में उठता और घर के बीचों बीच जाकर के पहले मुर्गा खरीद के लाता, इन्हें बिना बताए घर से पैसे लेकर के मुर्गा खरीद के लाता, और घर के बीचों बीच बैठ के रात के टाइम में मुर्गा खाने लगता। और कोई इसे कुछ कहता भी इस बीच में, हर्ष के पिताजी या हर्ष की वाइफ कोई भी कुछ कहता तो उसे उठा करके जो भी हाथ में मिलता वो फेंक फेंक के मारने लगता। चोट लगती तो ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे करके इन लोगों को बिलीव होने लगा था कि हर्ष किसी चक्कर में फंस गया है, लेकिन इन्हें कोई इलाज नहीं मिल रहा था। अपने एरिया में कोई था ही नहीं इनकी, जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ पे। अब धीरे धीरे करके इन्हें लगने लगा था कि शायद अब ऐसे ही लाइफ काटनी पड़ेगी। लेकिन इनकी जो दादी थी, इस घर में जो दादी थी, वो ईश्वर में इतना बिलीव करती थी कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा सब कुछ चलता रहेगा। वो हमेशा ये सोचती थी कि ये एक समय आकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा, और शायद इनके नसीब में भी यही लिखा था। धीरे धीरे करके इनके घर में ये सब चीज़ें हो रही थी। इस चीज़ को आधा साल करीब बीत जाता है। हनुमान जयंती का समय आने वाला था। अब एक दिन क्या होता है, रात के टाइम में जो इनके जो हर्ष के जो पिताजी थे, इनका, और जब ये काम से लौट रहे थे तो इनका मन कुछ अशांत होता है। तो ये सोचते हैं कि आज घर पे जाके ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ ये सोचते हैं कि बोले क्वार्टर खरीद लेता हूँ शराब का और पी लेता हूँ ताकि थोड़ा सो जाऊँ, मतलब रिलैक्स हो जाऊँ। तो ये क्या करते हैं, बोतल खरीद लेते हैं, क्वार्टर खरीद लेते हैं।
और पी लेते हैं। वहाँ पे एक चौराहे पे था, इनकी जगह थी बनी हुई, वहाँ जा कर के पी लेते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी क्या होता है, दूर से इन्हें एक साधु आते हुए दिखते हैं। दाढ़ी होती है, उनके बाल होते हैं सफ़ेद, लंबी लंबी दाढ़ी होती है, सफ़ेद दाढ़ी, और उनके हाथ में एक डंडा होता है। तो क्या था, वो इनके पास को आते हैं और इनके कंधे पे हाथ रखते हैं। अरे भाई साहब, क्या हो गया, बड़े परेशान लग रहे हो, और तुमने तो यहाँ पे यहीं पे पीना चालू कर दिया, क्या हो गया, बड़े दुख है, क्या परेशानी है। तो वो कहते हैं, ये बताते हैं कि अरे कुछ नहीं भाई साहब, क्या हुआ, आप जाओ जहाँ जा रहे थे, मुझे बहुत परेशान हूँ, आप मुझसे ज़्यादा बातें मत करो। तो वो कहते हैं, जो साधु जी थे, अरे मुझे बता दो, शायद तुम्हारी परेशानी हल कर दूँ, बताओ तो सही। तो ये कहते हैं, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। तो ये उन्हें अपने घर का सारा किस्सा बता देते हैं साधु को। तो वो कहते हैं, अच्छा चलो इसका इलाज भी देखते हैं, और ये बताओ यहाँ क्यों बैठे हो, पहली बात तो ये बताओ। वो साधु इनसे कहते हैं, अंकल जी से, कि यहाँ क्यों बैठे हो, घर चले जाओ, यहाँ पे इतने रात के टाइम ये एरिया सही नहीं है, और यहाँ पे कुछ जाओ भी ना तो ऐसे मत चलो, कहो तो मैं छोड़ दूँ तुम्हें घर पे। तो ये कहते हैं, अंकल जी अरे तुम क्या छोड़ोगे। साधु से कहते हैं अंकल जी कि तुम क्या छोड़ोगे यार, तुम तो खुद डंडे के सहारे चल रहे हो। तो कहते हैं, ये साधु जी कहते हैं, अरे मैं कहाँ डंडे के सहारे चल रहा हूँ, मेरा डंडा तो हवा में। तो ये नीचे को देखते हैं अंकल जी, तो वो ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ होता है, बस ऐसे ही पकड़ रखा होता है जो साधु दोनों डंडा। बोले अच्छा। तो अंकल जी कहते हैं, तो वो कहते हैं अंकल जी कि मुझे दियो जरा डंडा, देखो तो सही। साधु जी से कहते हैं अंकल जी। तो साधु कहते हैं, बोले अंकल जी से, बोले क्यों चाहिए तुम्हें डंडा। तो अंकल जी कहते हैं, बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा डंडा चमक रहा था तुम्हारा, बस इसलिए देखना चाह रहा था मैं। साधु जी से कहते हैं अंकल जी। तो साधु जी कहते हैं, बोले मैं तुम्हें दे तो दूँ, मगर तुमसे उठाया ना जाएगा, बहुत भारी है ये। तो अंकल जी कहते हैं, अरे तुम रहने दो, तुम्हारी एज का हूँ मैं लगभग, तुमसे उठ रहा है मुझसे ना उठेगा, तुम जो बूढ़े हो और मैं भी बूढ़ा ही हूँ, तुम्हारे से उठ रहा है मुझसे नहीं उठेगा, इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। तो साधु जी कहते हैं, बोले अच्छा उठा लोगे तो ट्राई कर लो। तो अंकल जी डंडे को टच करते हैं। वो जो साधु जी थे, वो थोड़ा सा ही डंडे को हाथ से छोड़ते हैं, अंकल जी का हाथ एकदम से ज़मीन को छूने लगता है। तो एकदम से साधु जी टाइट कर लेते हैं अपने हाथ को और उठा लेते हैं। तो अंकल जी से कहते हैं साधु जी, क्यों उठा नहीं, मैं कह रहा था ये बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठेगा, रहने दो। और तुम ये बताओ, तुम्हें घर तक छोड़ता हूँ, मुझे पूरे रास्ते में बताओ कि क्या क्या और तुम्हारे साथ घट रहा है। तो अंकल जी बातचीत करते हुए उनके साथ चलने लगते हैं, साधु जी के साथ। अब क्या था, बातें करते करते जो साधु जी थे वो इन्हें बताते हैं अंकल जी को कि ऐसा है, तुम्हें क्या करना है, कल तुम्हारे घर में वो तो मनाई जाती होगी हनुमान जयंती। तो अंकल जी कहते हैं, बोले हाँ वो तो मनाई जाती है, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ। तो साधु जी कहते हैं, हाँ वही तो बता रहा हूँ कि हनुमान जयंती मनाते हो। तो अंकल जी कहते हैं हाँ। तो साधु जी कहते हैं, बोले एक काम करो, कल को किसी पीले वस्त्र में घूम रहे किसी भी ब्राह्मण को जिमा देना, शायद तुम्हारी परेशानी वही ले जाएगा। तो अंकल जी कहते हैं शायद। तो साधु जी कहते हैं, बोले चलो वो मैं तुम्हारी पक्की बात कर रहा हूँ, वो तुम्हारी परेशानी ले जाएगा, लेकिन तुम्हें उसे ढूंढना है, कल किसी पीले वस्त्र में पहने ही साधु को जिमाना, बाकी तुम सब साधु जी पे छोड़ो और मुझ पे छोड़ो। तो अंकल जी कहते हैं, चलो ठीक है जैसा आप कहो। और उनको खिलाना क्या है, अंकल जी कहते हैं साधु जी को। तो साधु कहते हैं, बोले कुछ नहीं, वो जो पंडित जी हैं जिनको भी तुम जिमाओ, उनको कुछ भी जो भी घर में रखा हो वही खिला देना, कोई चिंता नहीं, वो कुछ भी खा लेते हैं। तो अंकल जी पूछते हैं कि बोले तुम्हें कैसे पता साधु जी से कि कुछ भी खा लेते हैं। तो साधु जी कहते हैं, बोले यार ये छोड़ो ना, तुम तो बस इतना काम से काम रखो कि तुम्हें ऐसा खिलाना है और तुम्हारी जितनी भी घर की परेशानी है वो ठीक कर देंगे। तो हनुमान जयंती का दिन था अगला ही। तो अंकल जी कहते हैं चलो ठीक है। कहते कहते ये लोग बातचीत करते हुए एक दोनों अंकल जी अपने घर पे पहुंच जाते हैं। अब घर पे जाने के बाद अंकल जी दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद के अंकल जी बताते हैं घर में कि अरे मैं बातचीत करते हुए आ रहा था, ऐसी एक साधु जी मिले, इनसे प्रणाम कर लो। पलट के देखते हैं अंकल जी, तो वो साधु जी गायब। अब अंकल जी एकदम से चौंक जाते हैं कि ये साधु जी से अभी मैं बात कर रहा था, कहाँ चले गए। बाहर झाँक के देखते तो बाहर भी नहीं। तो सोचते कि शायद इधर उधर हो गए होंगे, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते अंकल जी भी और उनके फैमिली वाले भी। खैर इस बात के बाद में ये लोग अंदर चले जाते हैं घर में। घर में जाने के बाद अंकल जी को पता चलता है कि इनका जो बेटा है हर्ष जो है, इसे बहुत तेज़ बुखार आ रखा है जब से ये अंकल जी बाजार गए।
अब ये जा कर के देखते हैं तो हर्ष बहुत तेज बुखार में होता है और कहने लगता है, हर्ष कहाँ पे घूमते हुए आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, गुस्से में कहने लगता है। क्योंकि शायद इलाज मिल गया था इस आत्मा का, ये जो भी इनके घर पे कर रखा था इस चीज़ का, इसलिए शायद वो बिगड़ रही थी हर्ष के शरीर में। तो हर्ष ऐसे करके अंकल जी से कहने लगता है, तो अंकल जी हर्ष को कुछ नहीं बताते। खैर थोड़ी देर के बाद इनके घर में जिक्र होता है कि भाई क्या हुआ। तो एक बात और मैं बता दूं आपको, जो साधु जी ने अंकल जी को बताई थी, उन्होंने कही थी कि जब तक तुम उस पंडित को या जिसको भी बुलाओ अगले दिन उसे जिमा नहीं देते, पीले वस्त्र पहनने वाले को, तब तक तुम्हारे घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा, तुम्हारे पूरे घर का व्रत रहेगा। ये भी बताते हैं, मैं आपको बताना भूल गया था। खैर इन सारी बातों का जो भी मैंने पंडित जी के साथ घटी, या जितनी भी सब इन्हें जो मिले, साधु मिले अंकल जी को, इनके सब के साथ जो भी हुआ, ये सब बातों को जो अंकल जी थे वो अपनी पूरी फैमिली में बता देते हैं, अपनी वाइफ को भी और बहू को भी, सबको बता देते हैं। तो वो जो बहू थी वो अंकल जी से कहती है कि अरे पापा ये तो बताओ, हम चलो कर देंगे लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, कल हम उन्हें कराएंगे, बोले पूरी वूरी बनानी पड़ेगी और सब कुछ बनाना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो अंकल जी कहते हैं कि अरे जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो शायद पैसों का इंतज़ाम भी बजरंगबली करा दे। तो जो बहू होती है वो कहती है, बोले चलो ठीक है देखा जाएगा। अब अगले दिन का ये लोग इंतज़ार करते हैं। अगला दिन होता है, ये लोग बैठे ही होते हैं कि क्या करें, व्रत रखें नहीं रखें। इतनी देर में इनके घर में, मैं आपको एक बात और बता दूं, इन्होंने इस परेशानी में अपने घर में किराएदार रख लिया था, ऐसी ही मतलब परेशानी के कारण। तो वो जो किराएदार इन्होंने रखा था वो इनसे मिलने आता है। वो आने के बाद इनसे कहता है अंकल जी से कि अरे अंकल जी, अब मैं जो हूँ अभी महीना भर के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, और ऐसा है मैं इस महीने का किराया जब टाइम होता है मैं घर में होऊंगा नहीं, तो आप अभी से पकड़ लो किराया, और मैं जा रहा हूँ इसलिए आपको सब मिल नहीं पाएगा, इसलिए अभी ले लो। तो अंकल जी पैसे ले लेते हैं। अब वो कह करके जो किराएदार था चला जाता है। अंकल जी देखते हैं, बोले पैसे आ गए। अंकल जी के आंखों में आंसू। वो बहू से कहते हैं अपनी कि अरे ये पैसे दे गया और ऐसे ऐसा, ये लोग सब खुश हो जाते हैं। तो बहू और जो अंकल जी की वाइफ थी, जो बहू की सास थी, वो एकदम से कहते हैं कि बोले भाई अब तो पूर्ण निश्चित हमें ये व्रत रखना है, और अब पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को रखेंगे, क्योंकि इन्हें चमत्कार दिख गया था, एक तरीके से ये कह लो। अब इधर क्या हो रहा था, जो हर्ष था वो पगलाया पड़ा था, मतलब कि ये समझ लीजिए कि वो पागल सा हो गया था और चीज़ें उठा उठा के फेंकने लग रहा था। तो ये लोग क्या करते हैं, अंकल जी और फैमिली वाले हर्ष को ऊपर के कमरे में ले जा करके और धक्का दे करके बंद कर देते हैं। अब हर्ष उसमें सामान फेंकने लगता है, खिड़की से इन पे सामान फेंकने लगता है। वो इनके व्रत से कुछ पागल सा हो गया था, क्योंकि शायद उसके शरीर में जो भी चीज़ थी उसे तकलीफ पहुंच रही थी आज के दिन, हनुमान जयंती के दिन। तो हर्ष जो था वो सामानों और चीज़ों को उठा उठा करके इन लोगों पे फेंक रहा था, अंकल जी पे और अपने फैमिली वालों पे हर्ष। खैर इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अंकल जी ब्राह्मण को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं घर से बाहर। इनके पास पैसे आ गए थे तो ये लोग ब्राह्मण को जिमाने के लिए खाना भी, सब पूरियों का खाना सब तैयार कर लेते हैं। खैर ये लोग निकल जाते हैं ब्राह्मण को ढूंढने। अब ये पूरे दिन घूमते हैं, इन्हें कोई ब्राह्मण ना मिल के दे पीले वस्त्रों में। ये एक पंडित जी को पकड़ते हैं, उनसे कहते हैं कि घर पे जाके पीले वस्त्र पहनाओ और फिर घर पे आके हमारे यहाँ घर पे आके छीन लो। तो पंडित जी कहते बोले पागल हो गए हो, ऐसे ही चल रहा हूँ। तो ये लोग कहते बोले नहीं पीले वस्त्र चाहिए। तो पंडित जी भी खिलच जाते हैं, बोले ना पीले वस्त्र ना, ऐसे ले चलो चलो, और इनसे कह देते हैं ऐसे ले चलो तो चलो और वरना जाओ यहाँ से। तो ये लोग उसके पंडित जी के पास से भी आ जाते हैं, भतेरा ढूंढते हैं, कोई नहीं मिलता। व्रत तो था ही इन सब लोगों का, भूख के मारे ये लोग परेशान हो जाते हैं, बोले पंडित जी को जब तक जिमाएंगे नहीं तब तक हमें खाना नहीं खाना है। अब क्या था, शाम के 4 बज जाते हैं, इन्हें कोई ना मिल के दे, बड़े परेशान। तो अंकल जी क्या करते हैं, कहते हैं कि बोले ऐसा नहीं चलेगा, घर चलते हैं, फिर जाके कुछ सोचते हैं क्या करा जाए। तो अंकल जी घर आके बैठ जाते हैं। घर आने के बाद जो अंकल जी की जो वाइफ थी, जो इस घर में दादी जिसका जिक्र कर रहा था मैं कहानी की शुरुआत में, वो कहती हैं कि तुम लोगों को तो ना मिलने का कोई, मैं जा रही हूँ, मैं ढूंढूंगी। तो वो एकदम से उठ करके जाने लगती हैं। तो अंकल जी कहते हैं कि बोले भाई तुम मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब रहती है वैसी, मत जाओ तुम, थोड़ी देर में मैं ही जाऊँगा दोबारा। तो दादी कहती है बोले नहीं तुम्हें ना मिलने की कोई,
मैं ही जा रही हूँ ढूंढने के लिए। वो लाठी लेकर के अपनी दादी जी और निकल जाती हैं घर के बाहर। घर के बाहर जाने के बाद बहुत दूर तक ढूंढती रहती हैं, उन्हें भी कोई न मिल के दे। थक के हारे वो एक जगह जा कर के बैठ जाती हैं। अब वो क्या देखती हैं कि दूर से एक आदमी दादी जी की ओर आ रहा है। दादी जी उस आदमी को देख कर के कहती हैं कि अरे बेटा, एक काम कर देगा। वो आदमी कहता है, बोले हाँ बताओ। अब वो जो आदमी होता है उसकी वेशभूषा दादी जी देखती है, बड़ा लंबा चौड़ा और लंबी लंबी दाढ़ी मूछे और खूब लंबे बाल और तगड़ा, और उसने पीले वस्त्र पहन रखे थे। अब दादी जी इतना थक चुकी थी कि उन्हें ये तो दिख रहा था कि हट्टा कट्टा व्यक्ति है, मगर ये नहीं दिख रहा था कि ये पीले वस्त्र पहना हुआ कोई पंडित है। उस व्यक्ति से दादी जी कहती हैं कि अरे बेटा, एक काम करेगा, मेरे लिए कोई पीले वस्त्र पहना हुआ ऐसे ऐसे पंडित ढूंढ के ला दे, मुझे उसे ब्राह्मण को जिवाना है। तो वो व्यक्ति कहता है, बोले जो आदमी होता है वो कहता है दादी जी, बोले मुझे ही ले चलो, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मुझे ले चलो, मुझे जिमा दियो। तो दादी कहती है, अरे तू तो लौंडा है, तू तो जरा सा, तेरी तो एज ही क्या है, पंडित चाहिए। दादी जी के अनुमान लगाने में कि पंडित ऐसा हो जो बूढ़ा हो, एजेड हो, बूढ़ा हो, उसे ही जिमाऊँ मैं। वो उस व्यक्ति से कहती है, बोले किसी को ढूंढ करके ले आओ। तो दादी से वो पंडित कहता है, बोले चलो मैं उसे तो ढूंढ लूँगा, उसे ले आऊँगा तुम्हारे घर पे, तो मैं तो घर छोड़ दूँ। तो वो दादी जी कहती हैं, बोले लल्ला, मेरे में चलने की हिम्मत ना है। तो वो कहता है, अरे दादी जी, वो जो व्यक्ति था दादी से कहता है, अरे दादी जी, तुमसे कह कौन रहा चलने को, आओ। वो एकदम से दादी को गोद में उठा लेता है, दादी जी को, वो व्यक्ति, और ले करके चलने लगता है। तो दादी जी कहती हैं, अरे लल्ला, थके हरी आवाज़ में, कह अरे लल्ला थक जाएगा, बाबू घर बहुत दूर है, तू कैसे लेकर चलेगा मुझे। तो दादी जी के वो कहते हैं, वो जो व्यक्ति था वो कहता दादी जी से कि बोले अरे हम तो पहाड़ उठा लें, तुम तो चीज़ क्या हो दादी, ये करके वो व्यक्ति कहता है। तो दादी जी कहती हैं, अरे चल बेटा, तू इतना ही कह रहा है, काफ़ी है, घर तक छोड़ दे मुझे। तो वो व्यक्ति ले करके दादी जी को घर तक छोड़ देता है। घर पे पहुंचने के बाद दादी उससे कहती है कि बेटा तू एक काम कर, जा करके ऐसे ऐसे पंडित जो मैं तुझे बताई थी उसे ढूंढ के लिया। तो वो कहता है व्यक्ति, बोले चलो ठीक है, मुझे तो जिमा दी थी इतने, उस व्यक्ति को भी लिया था मैं। तो दादी कहती है, बोले बेटा पहले उसे लिया, और एक काम करिए, तू उसे जिम्बा देगा ना तो मैं तुझे खीर खिलाऊंगी, तू उसे जिम्बा दे बस एक बार। बोले अच्छा, बोले चलो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ पंडित को, तुम जाओ जाओ दादी अंदर बैठो, मैं लेकर आता हूँ। अब ये सब बातें करते हुए दादी जी को इनकी पूरी फैमिली देख लेती है अंदर से। जो दादी जी की फैमिली थी, हर्ष की फैमिली, सब ये सब देख लेते हैं दादी जी को। वो लोग सोचते हैं, बोले दादी जी पंडित ले आई पीले वस्त्रों वाला, पर दादी जी को मिल गया, हमें नहीं मिल रहा था। दादी जी सोचती है कि ये पंडित है, पंडित बुढ़ा होना चाहिए, उसे व्यक्ति को भेज देती हैं, और ये लोग सोचते हैं कि दादी जी उन्हें लेकर आएंगी। अब दादी जी जब घर में घुसती है तो सब लोग पूछते हैं कि अरे वो पंडित जी कहाँ है, वो जिन्हें लेकर आई थी बाहर। तो दादी जी कहती हैं, अरे वो पंडित का था, वो तो लड़का था, वो तो ऐसे ही मुझे छोड़ने आया, उससे मैंने भेज दिया ऐसे ही लेने के लिए पंडित। तो अंकल जी कहते हैं, अरे तुमने उसे पंडित लेने भेज दिया, वो खुद भी तो पंडित था, उसे क्यों नहीं बुलाया। तो अंकल जी से कहती दादी, अरे बेटा वो उसकी एज क्या थी, वो तो बूढ़ा भी नहीं था मतलब। तो अंकल जी कहते हैं, बोले मतलब पंडित हो बूढ़ा होना ज़रूरी है, जवान भी तो पंडित हो सकता है, उसे बुलाया क्यों नहीं। तो दादी जी एकदम से झुके झुके बाहर भागती भी जाती है कि अरे लल्ला वापस आ जा। वो लल्ला नहीं दिखता उन्हें बाहर जाने के बाद, वो व्यक्ति गायब हो जाता है, वो लेने चला गया था क्योंकि पंडित जी को। अब खैर दादी जी सोचती है, बोले अब क्या करूँ, आकर के अंदर बैठ जाती हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि क्या करा जाए। तो दादी जी को जो पोता था, हर्ष का जो बेटा था, वो कहता है, अरे तुम्हें कुछ ना मिलने का, तुम लोगों को मैं ही जाता हूँ। जो बेटा था, मतलब उसकी एज होगी 10-12 साल की एज होगी, वो कहता है, बोले मैं लेकर आता हूँ। अंकल तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा पंडित चाहिए तुम्हें। तो दादी जी कहती है, बोले पीले रंग का पंडित चाहिए। तो वो कहता है, पीला रंग कौन सा होता है। तो जो बच्चा था वो तो कहता कि मतलब वो तो छोटा था ना, इसकी एज नहीं थी ज़्यादा कोई। तो वो कहता, बोले पीला रंग कौन सा होता है। दादी जी कहती हैं, एक कपड़ा फाड़ के दे दिए, बोले इस रंग का पंडित चाहिए। तो बच्चा वो कपड़ा लेकर के बाहर चला जाता है घर के बाहर। बाहर जाने के बाद वो ढूंढने लगता है, कोई पंडित मिल जाए, कोई भी मिल जाए। अब वो जाते जाते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है, मतलब गली टाइप की। तो वहाँ उसे एक पंडित जी बूढ़े से बैठे हुए दिखते हैं। अब वो उन्हें जा कर के उनके पास वो कपड़ा मैच करने लगता है, देखने लगता है कि मिल रहे नहीं मिल रहे। तो पंडित जी पूछते हैं, अरे बेटा क्या देख रहा है। तो वो कहता है, बोले कुछ नहीं, कलर मैच कर रहा हूँ। तो पंडित जी कहते हैं, बोले क्या मैचिंग हो गया।
तो कहता बोले हाँ मैच हो गया, तुम पंडित हो? तो अंकल जी कहते बोले हाँ, वो बोले हाँ मैं पंडित हूँ। वो जो साधु जी थे, साधु ही थे वो, पंडित थे। तो वो कहते बोले हाँ मैं पंडित हूँ। बोले तुम्हें चलो घर पे भीख जीमना है, तुम्हारे कलर का पंडित कहिए मुझसे घर पे लाने को। तो वो क्या पंडित जी, वो जो साधु जी थे, वो बच्चे की बात सुन के हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं अच्छा मेरे रंग का तुम्हें चाहिए साधु? तो वो कहता है हाँ बच्चा, और हाथ पकड़ के साधु का लेकर के घर जाने लगता है। वो जो बच्चा था, हर्ष का बेटा, अब वो ले करके साधु जी को घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जैसे ही वो साधु घर में पहला कदम रखते हैं, इधर ये साधु जी के सब पैर छूते हैं, उधर वो जो हर्ष था वो एकदम से चिल्लाने लगता है अपने कमरे में। तो साधु जी एकदम से ऊपर देखते हैं, ऊपर के कमरे की तरफ, और कहते हैं एक जल में, कटोरी में एक जल लेते हैं थोड़ा सा, और कहते हैं बोले ये जा कर के उसके चेहरे पे मार देना, वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। वो साधु जी एकदम से ये कहते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा। अंकल जी कहते हैं बोले अच्छा मैं मारता हूँ हर्ष के चेहरे पे। तो वो जल ले करके अंकल जी ऊपर वाले कमरे में जा कर के हर्ष के मुंह पे जैसे ही फेंकते हैं, हर्ष वहीं बेहोश हो जाता है। अंकल जी हर्ष को उठा करके बिस्तर पे लेटा देते हैं। फिर अंकल जी नीचे आते हैं, नीचे आके देखते हैं तो वो उन साधु जी को सबको उनको बैठा दिया होता है, उन्हें खाना खिला रहे होते हैं। अब अंकल जी उन्हें खाना खिलाते हैं एक कमरे में बैठा करके। इधर घर के बाहर जाकर के दादी जी देखते हैं कि वही जो व्यक्ति, वो जो आदमी था, लड़का सा जिन्हें खीर खिलाने की बात कही थी, वो बाहर आ गया। तो दादी कहती हैं कि अरे लल्ला, मैं तुझे ही जिमा देती, मुझे गलत बताया था, तुझे मैंने खीर खिलाने को कही, तू आ जा खीर खा ले। तो वो कहता है व्यक्ति, बोले हाँ इसलिए तो आया हूँ मैं दोबारा, खीर खा लूँ, मैं खीर खाने ही तो आया हूँ तुम्हारे यहाँ। तो दादी कहती बोले हाँ लल्ला आजा, तुझे खीर खिला दूँ। तो दादी जी उस व्यक्ति को लेकर के, और दूसरे कमरे में एक और, जिसमें साधु बैठे थे, उससे दूसरे कमरे में उस व्यक्ति को लेकर के और चली जाती है, उसे खीर खिलाने लगती है। इधर वो साधु जी खाना खा रहे होते हैं, उधर वो व्यक्ति खीर खा रहा होता है। अब थोड़ी देर बीत जाने के बाद जो वो व्यक्ति था वो कहता है बोले एक कटोरी में खीर अपने बेटे को भी खिला लाओ, वो भी तो भूखा होगा। तो दादी कहती हैं बोले बेटा तुझे कैसे पता? अरे वो तो वो व्यक्ति कहता बोले वो छोड़ो, तुम्हारा बेटा मुझे कैसे पता, तुम एक खीर ले जा करके अपने बेटे को खिला दो। तो वो दादी कहती बोले लाओ दो, मैं भी खिला के लाऊं उसे। तो वो दादी जी ऊपर कमरे में जाती है, तो हर्ष होश में होता है। तो हर्ष को वो दादी जी खीर खिलाती है। तो हर्ष कहता है कि अरे मम्मी बड़ी भूख लग रही है, इस केवल खीर से काम नहीं चलेगा, मुझे और खाना खाना है। तो हर्ष को लेकर के दादी जी नीचे आ जाती हैं। तो हर्ष जाकर के नीचे देखता है कि एक कमरे में ऐसे ही साधु जी बैठे हुए हैं और एक और व्यक्ति बैठा हुआ है दूसरे कमरे में, वो खीर खा रहा है और साधु जी खाना खा रहे हैं। तो हर्ष थोड़ा सा एकदम से चौंक सा जाता है। उसके बाद में हर्ष थोड़े दूसरे कमरे में जाकर के, एक और कमरा था, तीसरा कमरा, उसमें जाकर के दादी जी को आवाज़ देता है, अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को घर में आवाज़ दे देता है, क्योंकि अब हर्ष नॉर्मल हो चुका था, उस पर कोई भी बुरी चीज़ थी नहीं थी, वो नॉर्मल हो गया था। तो हर्ष आवाज़ देता है, इन सबको कहता है कि इधर आओ, घर वालों से कहता है कि इधर आओ, और उनसे कहता है बोले अपने पिताजी से कहता है हर्ष, अरे पापा तुमने एक चीज़ देखी, किस किस को खिला रही हो तुम ये खाना, पहले बताओ मुझे। तो वो पापा कहते हैं बोले नहीं दोनों पंडित हैं, पंडित को जमा रहे हैं हम ऐसे ऐसे। तो हर्ष कहता है बोले अच्छा, बोले तुमने एक चीज़ नोटिस करी, ये दोनों क्या बाप बेटे हैं? ये जो पंडित हैं ये तो बाप बेटे हैं क्या? तो अंकल जी कहते हैं, जो हर्ष के पिताजी थे वो कहते हैं बोले नहीं बाप बेटे तो नहीं है ये। तो हर्ष कहता है बोले दोनों की चेहरा एक जैसा है, दोनों का चेहरा एक जैसा मैचिंग हो रहा है, बिल्कुल एक जैसा, वो लंबा सा व्यक्ति उसका भी मैच हो रहा है और जो साधु उनका भी मैच हो रहा है। तो एकदम से ये लोग सोचते हैं बोले हाँ मैचिंग तो इन दोनों का हो रहा है। एकदम से ये लोग भाग के जाके देखते हैं, तो जिस कमरे में वो साधु जी खाना खा रहे थे वहाँ कोई भी नहीं होता। अब ये लोग एकदम से चौंक जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, साधु जी कहाँ गए? एकदम से ढूंढते हैं, भागते हुए दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ वो व्यक्ति खीर खा रहा था, वहाँ भी कोई नहीं होता। बस सब खाने में से, खीर में से एक चम्मच और सारे खाने में से रोटी एक, और सारे खाने में से थोड़ी थोड़ी एक एक चम्मच सब्जी थोड़ी थोड़ी कम होती है। तो ये लोग सोचते हैं बोले वो तो बहुत सारा खाना खा लिया, तो बहुत सारी खीर खा ली थी, सब कहाँ गया और कहाँ गए वो दोनों व्यक्ति और वो साधु थे, वो कहाँ गए? अब ये लोग ये सब देख ही रहे होते हैं। तो अंकल जी एक जगह बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये दोनों जो दिख रहे थे साधु और ये जो व्यक्ति था, इन दोनों की शक्ल एक जैसी है। मुझे जो व्यक्ति वो डंडा लेकर के घर तक छोड़ने आया था उसकी शक्ल भी ऐसी थी, ये चक्कर क्या है? तो
तो ये लोग सोचते हैं कि अरे ये शायद हमें बजरंगबली ने बचा लिया। तो ये लोग सोचते हैं, बोले ये वही तो नहीं थे। तो इन्हें लगता है बोले शायद ये वही थे एकदम से, कि जो कि वो गायब हो गए, ना वो घर में दिखे दोबारा, ना वो आसपास इन्होंने छाटा, कहीं कोई ना दिखे। अब धीरे धीरे करके इनके समझ में आने लगी थी कि आखिर इनके साथ ये हुआ क्या, इनसे कौन मिलने आ गए और इन्हें किसके दर्शन हो गए। खैर धीरे धीरे करके ये लोग इन बातों को समझने लगते हैं कि आखिर हम कैसे बचे। हर्ष को भी होश आता है, उसे पता चलता है कि क्या हुआ इतने समय में। वो एकदम से चौंक जाता है, बोले ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो होश ही नहीं था इतने समय से। हर्ष को बहुत पहले समय का टाइम का याद था, उसे कुछ होश ही नहीं था इस बीच क्या हुआ। अब धीरे धीरे करके ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं मंदिर में बैठे हुए, और ये लोग समझ तो चुके ही थे कि कुछ ईश्वर का कि शायद दूत आ गए, अपने बजरंगबली के कोई दूत आ गए जो हमें बचा के ले गए ये सब चीज़ों से। धीरे धीरे करके ये सब तो समझ में आ जाता है। इसी बीच इनको फ़ोन आता है, हर्ष को फ़ोन आता है, तो इन्हें पता चलता है कि वो जो केस इनके ऊपर लग गया था, इनकी जो बिजनेस प्रॉपर्टी थी उस पर जो केस लग गया था, वो केस ये जीत गए, इनकी प्रॉपर्टी इन्हें वापस मिल गई है। बड़े खुश हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा खुश मतलब। लेकिन जो हर्ष के पिताजी थे, उनके दिमाग में होती है कि मुझे दोबारा मिलना है उनसे, मैं वहीं जाऊँगा। उनको जिद हो जाती है। तो 2-4 दिन बीतने के बाद जब इनके घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, हर्ष के पिताजी वहीं जाते हैं जहाँ इन्होंने ड्रिंक करी थी, जहाँ इन्हें वो साधु जी मिले थे। उसी जाकर के बैठ करके और ध्यान लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ईश्वर मुझे दोबारा दर्शन दे दो, मुझे दोबारा मिलना है आपसे। और बहुत ज़ोर ज़ोर से उन्हें पुकारने लगते हैं। थोड़ी देर कुछ ही नहीं होता। थोड़ी देर के बाद एक रिक्शा वाला दूर से आता है अंकल जी के पास और कहता है, अरे अंकल, थोड़ा एज कम होती है उसकी, कहता है, अरे अंकल क्यों बैठे हो यहाँ पे, इतनी रात को यहाँ सब चोर उचक्के घूमते हैं, तुम क्यों बैठे हो इतनी रात को इस जगह पे। बोले कुछ नहीं, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। बोले ईश्वर के दर्शन, यहाँ पे चोर उचक्के के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें, ज़्यादा देर बैठे तो आओ रिक्शा पे बैठो, तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। तो अंकल जी कहते हैं, अरे मुझ पर कोई पैसे नहीं है इन सब चीज़ के तुम्हें पैसे देने के लिए घर पे। तो वो कहता है, रिक्शा वाला बोले, अरे किसी की जान से ज़्यादा थोड़ी ना है, बैठो रिक्शा पे, तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। तो अंकल जी कहते हैं, बोले अच्छा चलो बैठ जा रहा हूँ। अंकल जी कहते हैं, बोले चलो दर्शन तो होने से रहे। अब वो ध्यान बातचीत करने लगते हैं रिक्शा वाले से, उससे कहने लगते हैं, बोले ऐसा ऐसा मुझे मिले थे ईश्वर, उनका मतलब सब बताने लगता है उस रिक्शा वाले को। बोले अच्छा। रिक्शा वाले सारा बातचीत करने लगते हैं अंकल जी रिक्शा वाले से। अब ये घर पे आ जाते हैं, घर तक पहुँचते हैं तो रिक्शा वाले से अंकल जी कहते हैं, बोले बेटा ये ले 2 रुपये मेरी जेब में रखें, ये रख ले तू अपनी मेहनत के। तो रिक्शा वाला कहता है, हाँ अपनी मेहनत तो ज़रूर लूँगा। 2 रुपये अपनी जेब में डालता है और 1 रुपया उठा करके अंकल जी के पास वापस करता है। बोले ये तुम रख लो। तो अंकल जी कहते हैं, बोले अरे रख ले। तो वो रिक्शा वाला कहता है, नहीं नहीं रख लो, अपने पास रख लो। और ये कह करके वो रिक्शा वाला वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद में अंकल जी अंदर को घर की तरफ मुड़ते हैं। घर की तरफ मुड़ने के बाद अंकल जी के दिमाग लड़ता है और वो सोचते हैं, अरे उस रिक्शा वाले के जाने के बाद कि अरे ये रिक्शा वाले की शक्ल भी तो बिल्कुल वैसी थी, वो जो साधु जी आए थे मुझसे मिलने। वो एकदम से पलट के देखते अंकल जी, तो वो रिक्शा वाला गायब। अब अंकल जी एकदम से कहते हैं, अरे यार ये क्या हुआ, मुझे मतलब उनके सामने पहचान ही नहीं पा रहे थे। आखिरी टाइम पे भी उन्हें दर्शन हो गया। वो एकदम से अपनी जेब छाटते हैं कि मुझे 1 रुपया दिया था, 1 रुपया देता। तो अंकल जी देखते हैं अपनी जेब में, अंकल जी का 2 रुपया भी होता है, वो जो दे के गए थे वो 1 रुपया भी अंकल जी की जेब में होता है। अंकल जी एकदम से उस 1 रुपये को अपने माथे से लगाते हैं। उसके बाद में अपने घर में आते हैं। घर में आने के बाद वो सबको ये सारी बात बताते हैं। सब बड़े खुश होते हैं और वो लोग उस रात को पूरी रात बैठ करके अपने हर्ष भी सब मिल करके बजरंगबली के जो मंदिर था वहाँ खूब ज़ोर ज़ोर से पूरी रात बैठ करके भजन करते हैं उस रात को। और इनके घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है उसके बाद में। और ये लोग उस जो सिक्का मिला था उसको, वो जो सिक्का वो दे के गए थे 1 रुपये का, उसे मंदिर में इन्होंने आज भी रख रखा है। और इससे ज़्यादा मैं आपको इनके विषय में कुछ नहीं बता सकता। जो इन्होंने उस सिक्के के विषय में मुझे कुछ बताने को मना करी है वो नहीं बता सकता मैं आपको। और इसी बात के साथ इनका ये आज का किस्सा ख़त्म होता है। अगर आपको ये बजरंगबली का चमत्कार ये थोड़ा सा भी मतलब अच्छा लगा हो, आज का ये किस्सा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, बजरंगबली के चमत्कार से ये लोग बचे, ये चीज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। और अगर ऐसी कहानी और भी सुनना चाहते हो, ऐसी कहानी और भी आप लोग सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज की इस वीडियो को इसी बात के साथ एंड करते हैं। धन्यवाद।